एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं आंखों में आंसू लिए हुए अपने सामने पड़ी हुई दाल को बेबसी से देख रही थी कि अचानक से मम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा ऐसे क्या देख रही हो, खाना खा लो। तुम्हें पता है ना कि खाने को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। जब खाना सामने आ जाए तो जल्दी से खा लेना चाहिए। तो मम्मी की बात सुनकर मैं अपनी आंखों के नमी को उनसे छुपा लिया था और कहा था, आखिर मम्मी ये दाल हमें और कितने दिन खानी पड़ेगी। पिछले 5 दिनों से हम लोग बराबर इसी में पानी डाल डाल कर खा रहे हैं। अब तो मेरी बस हो चुकी थी इस दाल को खा खा कर। तो मेरी बात सुनकर मम्मी बहुत गुमसुम सी हो गई थी और मुझसे कहने लगी थी कि बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन घर के हालात तो तुम्हारे सामने ही हैं। हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। मैं चाह कर भी तुम्हें अच्छे खाने नहीं दे सकती, तुम्हारे पापा की तरह मैं तुम्हारे लाड नहीं उठा सकती। ये कहते हुए मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं मम्मी को ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहती थी, सो इसलिए मैंने जल्दी से उठकर मम्मी को गले से लगा लिया था और उनके आंसू साफ करके उनसे कहा था कि मुझे माफ़ कर दो। मम्मी मैं जानती हूँ आप हम लोगों के लिए सारा दिन कितनी मेहनत करती हैं, दिन भर लोगों के घरों में काम करती हैं और फिर कहीं जाकर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो पाता है, और मैं बिना वजह ही आपको इतना तंग करती रहती हूँ। फिर मैं ना चाहते हुए भी रोटी खानी शुरू कर दी थी। मम्मी मुझे देखकर गम में मुस्कुरा दी थी। साथ में ही बैठी हुई दादी चुप से हमारी बातें सुन रही थी और फिर अचानक से आईब्रो चढ़ाकर बोली थी कि मैं इसी दिन के लिए ही तो कहती थी ना कि 4 पैसे जमा कर लो, मुश्किल वक्त में काम आते हैं। लेकिन नहीं, भला मेरी इस घर में कौन सुनता है। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। मेरे बेटे को तो पागल बनाया हुआ था तुम दोनों माँ बेटी ने। अब तो सुकून आ गया होगा ना तुम लोगों को। मेरे बेटे के साथ उसकी सारी कमाई भी खा गई हो तुम दोनों। मेरी दादी की बातें सुनकर मुझे हमेशा की तरह बहुत बुरा लगा था। मैं भी गुस्से से दादी को कहा था, भला इस सब में आखिर हमारी क्या गलती है। परीक्षाएं तो भगवान की तरफ से आती है। तो फिर बात सुनकर दादी गुस्से से बोली थी कि सुन लो, अपनी बेटी की कैंची भरी जुबान से तो शब्द ही नहीं रहा कि बड़ों से किस तरह से बात करते हैं। ये परवरिश दी है तुमने अपनी बेटी को। फिर दादी की बातें सुनकर मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे इशारे से चुप रहने को कहा था और दादी से कहने लगी, ठीक है मम्मी जी, जाने दीजिए उसे, वह अभी बच्ची है, खुद ही समझ जाएगी। तो दादी फिर तीखी आवाज़ में कहा था कि बच्ची है, उसकी जुबान सुनी है तुमने। तो दादी की बातें सुनकर मैं नाराज़ होकर कमरे से बाहर आ गई थी और सोचने लगी थी कि पता नहीं दादी को हमसे आखिर क्या बैर और दुश्मनी है, जो हर वक्त हमें बातें सुनाती रहती हैं। मैंने जब से ही होश संभाला था तब से ही मैं दादी को मम्मी की हर बात के खिलाफ जाते हुए और उनसे लड़ते हुए देखा था। बाकी मम्मी दादी की सारी बातें सुनकर चुप से हो जाती थी। मम्मी पहले से ही बिल्कुल शांत स्वभाव की मालकिन थी, लेकिन पापा की अचानक मौत ने हमें ज़्यादा चुप कर दिया था। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए मम्मी और पापा दोनों ही मिलकर घर का खर्चा करते थे। मम्मी कपड़े सिलाई करती थी और मेरे पापा मजदूरी करते थे। लेकिन पापा की मृत्यु के बाद मम्मी हर टाइम रोती रहती थी, जिसकी वजह से उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी और इस वजह से लोगों ने मम्मी से कपड़े सिलवाना छोड़ दिए थे। फिर मम्मी ने गरीबी से तंग आकर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन मम्मी की बढ़ती हुई उम्र की वजह से उनकी वहाँ की नौकरी भी चली गई थी। अब हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। फिर मम्मी ने हालात से तंग आकर दादी के मजबूर करने पर रात के टाइम सिलाई करना शुरू कर दिया था। मम्मी रात को मुझे जल्दी से खाना खिलाकर सुला देती थी और फिर दादी के पास छोड़कर खुद सिलाई करने चली जाती थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी। मम्मी को रात के टाइम सिलाई करते हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हालात के इस तरह से अचानक अच्छे हो जाने पर मैं बहुत हैरान हुई थी और सोचती थी, आखिर कपड़े सिलाई करने के इतने पैसे तो नहीं आते जितने मम्मी ने कुछ ही दिनों में जमा कर लिए हैं। इसलिए मैंने मम्मी से कई दफ़ा पूछा भी था, आखिर पापा की मृत्यु के बाद आपने रात के टाइम सिलाई करना क्यों शुरू कर दिया है, जबकि आपको तो दिन की रोशनी भी सिलाई करते हुए काफ़ी मुश्किल होने लगा था। मम्मी मेरी बात सुनकर घबरा जाती थी और मुझे हर दफ़ा टाल देती थी। मम्मी को यूं बहाना बनाता हुआ देखकर मुझे उन पर शक हुआ था। कोई तो ऐसी बात ज़रूर होगी जिसे वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए मैंने दिल ही दिल में ये बात तय कर ली थी कि चाहे जो भी हो जाए मैं पता लगाकर ही रहूँगी। इसलिए एक रात मैंने चुपके से
खाने में नींद की दवाई मिला दी थी, जिसे खाते ही मेरी दादी और मम्मी गहरी नींद में सो गई थी। फिर मैं उठकर चली गई और जाकर मशीन चलाने लग गई थी। अभी 10 मिनट ही बीते थे कि अचानक से किसी की आने की आहट हुई थी। मुझे यूँ लगा था जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। तो मैं डर के मारे अपना सर उठाया था और मुझे सामने वाली दीवार पर एक लंबा चौड़ा कद का आदमी नजर आया था और वह कमरे में दाखिल होते ही मेरे कंधे पर हाथ रखा था। उसके हाथ रखते ही मुझे अजनबी से डर लगा था। मैंने डर के मारे एक ज़ोरदार चीख मारी थी। मेरे चीख मारते ही उस अजनबी आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा, मुझे चुप रहने के लिए कहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस अजनबी आदमी के चेहरे पर पड़ी तो मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई थी, क्योंकि वह तो मैंने जब से बड़ी हुई थी मम्मी को हमेशा कपड़े सिलाई करते हुए ही देखा था, क्योंकि मम्मी को सिलाई करना बहुत पसंद था। लेकिन अब तो टाइम के साथ साथ सिलाई करना एक तरफ की मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि महंगाई के इस दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए मम्मी दिन भर कपड़े सिलाई करती थी और पापा मेहनत मजदूरी करते थे और दोनों ही मिलकर घर का खर्चा उठाते थे। फिर कहीं जाकर गुजारा होता था। पापा ने मम्मी के साथ पसंद की शादी की थी। दादी के लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने दादी की एक ना सुनी थी और मम्मी से शादी कर ली थी। इसलिए दादी की मम्मी से कभी भी नहीं बनती थी और हर वक्त मम्मी से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। दादी पापा की शादी अपने पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी, क्योंकि वे लोग बहुत अमीर लोग थे और वे अपनी बेटी को अच्छी खासी जायदाद भी दे रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी मेरे पापा किसी तरह भी ना माने थे, अपने जिद पर ही अड़े रहे और फिर आखिरकार दादी ने बेटे के हाथों मजबूर होकर उनकी शादी उनकी पसंद की लड़की से करवा दी थी। और तब दादी ने दिल ही दिल में ये बात ठान ली थी कि मम्मी को कभी भी सुख का सांस लेने नहीं देंगी, और उन्होंने ऐसा ही किया था। क्योंकि पापा गांव में रहने वाले एक अनपढ़ इंसान थे, इसलिए वो मजदूरी करते थे और अपने घर का खर्चा चलाते थे। उनकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए बड़ी ही मुश्किल से गुजारा हो पाता था। इस बात को लेकर दादी हर टाइम मम्मी को बातें सुनाती रहती थी। उमेश, तुमने ये किस कंगली औरत से शादी कर ली है? दहेज तो दूर की बात है, इसने अपने पहनने तक के कपड़े भी नहीं लाई है। बेटा, काश तुमने मेरी बात मान ली होती और मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लेते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तुम भी राज करते और मैं भी। दादी की बातें सुनकर पापा उनसे हमेशा कहते थे कि जो किस्मत में है वही होता है। मेरी किस्मत में अल्पना ही लिखी हुई थी, इसलिए मेरी शादी उसी से हो गई है और मैं अपनी किस्मत पर खुश हूँ। मेरी दादी थोड़ी लालची थी, पापा उतने ही अच्छे इंसान थे। दादी की हर वक्त की बातें सुनकर आखिरकार मम्मी ने भी सिलाई करने का फ़ैसला कर लिया था। वह भी सिलाई करके घर खर्च उठा लेती थी और घर में काफ़ी मदद करती थी। उनको सिलाई आती थी, इसलिए पापा के मना करने के बावजूद भी सिलाई करने लगी थी। अब मम्मी घर के काम करने के साथ साथ सिलाई भी करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी दादी को मम्मी से बहुत शिकायतें थीं, जो ख़त्म नहीं हो पा रही थी। मैं अपनी मम्मी के शादी के 5 सालों के बाद पैदा हुई थी। मुझे लेकर पापा और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थे और दादी इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उनको पोता चाहिए था, ना कि पोती। मेरी पैदाइश पर भी दादी ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया हुआ था, मम्मी को बहुत ज़्यादा बातें सुनाई थी। वह इस घर को एक वारिस ना दे सकी। लेकिन मम्मी दादी की सारी बातें सुनती और ताने और उनके जुल्म बर्दाश्त करती रहती थी और आगे से उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। इसलिए पापा और मम्मी बड़े ही लाड और नखरे उठाते थे और मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा कर देते थे। ये बात मेरी दादी को बड़ा ही ठेस पहुँचाती थी, इसलिए वह हर वक्त मम्मी को और मुझे कोसती रहती थी। क्योंकि मेरी मम्मी एक अच्छी औरत थी, इसलिए उन्होंने हमेशा सब्र से ही काम लिया था। इसी वजह से पापा मम्मी से मोहब्बत करते थे, साथ साथ उनकी बहुत इज्जत भी करते थे। आज तक कभी भी अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। जब मैं 5 साल की हो गई थी तो पापा मुझे स्कूल में दाखिला करवाने के लिए ले गए थे। लेकिन हमारे घर आते ही दादी ने पापा के साथ बहुत झगड़ा किया था और उनसे कहा था कि लड़की जात है, इस पर इतने पैसे क्यों खराब कर रहा है? इससे अच्छा तो तुम पैसे जमा कर लेते, मुश्किल टाइम में हमारे काम आ जाएंगे। तो दादी की बातें सुनकर पापा को बहुत बुरा लगा था। दादी के मना करने के बावजूद भी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया था। जिससे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी वैसे ही मुझे लोगों के व्यवहार की समझ भी आने लगी थी। इसलिए मेरी भी दादी के साथ कोई खास बनती नहीं थी। जब भी मैं 8वीं क्लास में थी तो दादी के एक और जिद पकड़ ली थी कि मुझे पोता चाहिए, इस घर का वारिस चाहिए। दादी की नई फरमाइश सुनकर पापा बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने दादी से बात की थी
कि ये सब तो भगवान के हाथ में है। अगर भगवान ने मुझे बेटा देना होता तो अब तक दे चुका होता। दादी ने भी पापा को गुस्से से कहा था कि मुझे किसी भी हाल में एक बेटा चाहिए, इसके लिए मुझे तुम्हारी दूसरी शादी ही क्यों ना करवानी पड़ जाए। तो दादी की बात सुनकर पापा ने उनसे कहा था, कैसी बातें कर रही हो माँ, अब मेरी उम्र भला दूसरी शादी करने वाली है, जबकि मेरी अपनी बच्ची जवान हो रही है। लोग किस तरह की बातें करेंगे मेरे बारे में। ये आदमी सठिया गया है और बुढ़ा हो रहा है, और देखो पत्नी और बच्चे के होते हुए भी इस उम्र में दूसरी शादी करने जा रहा है। पापा ने भी दादी की बात को हंसी में टाल दिया था, लेकिन दादी हमेशा ही कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देती थी जिसे सुनकर मम्मी परेशान हो जाती थी। इसलिए दादी मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। एक दिन मेरे पापा घर से काम करने के लिए निकले थे और फिर कभी दोबारा वापस नहीं आए थे, और हमेशा हमेशा के लिए रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। पापा के इस तरह अचानक मौत ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। बीता हुआ वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां लेकर आ रहा था। अब हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। अब तो लोगों ने मम्मी से कपड़े सिलवाई करवाना भी छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया था। अब मम्मी ने लोगों के घरों में जाकर काम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उन सब के बावजूद भी हालात काबू में नहीं आ रहे थे। क्योंकि मैंने 10वीं पास किया हुआ था, इसलिए मैंने भी मम्मी से परमिशन लेकर मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी हम 3 लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था। दादी अलग से हर टाइम मुझे और मम्मी को कोसती रहती थी और कहती थी, इन दोनों माँ बेटी ने मेरे बेटे को लूट लूट कर रख लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। अब भला मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो मम्मी दादी की बातें सुनकर हमेशा उन्हें तसल्ली देती थी और उनसे कहती थी कि आप फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर भगवान ने चाहा तो हमारे हालात बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। लेकिन दादी मम्मी की एक ना सुनती थी, बस अपनी ही धुन में लगी रहती थी। हर टाइम हमसे लड़ाई झगड़ा करती थी। अब घर के हालात देख देख कर मम्मी को बुढ़ापे में यूं लोगों के घरों में काम करता हुआ देखकर अब अक्सर सोचने लग गई थी कि शायद दादी ठीक ही कहती थी। अगर काश कि मेरी जगह कोई लड़का पैदा हो जाता तो आज मेरी माँ दर बदर की ठोकरें ना खाती, बल्कि वह तो खुद अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बन जाता। लेकिन खैर, किस्मत का लिखा हुआ भला कौन टाल सकता है। मेरे ट्यूशन के पैसे और मम्मी की तनख्वाह से बहुत ही मुश्किलों से गुजारा हो पाता था। एक दिन दादी कहीं चली गई थी और जब शाम को वापस आई तो तेज़ तेज़ चलती हुई सीधी मम्मी के कमरे में चली गई थी। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी और दादी को देखकर घबरा गई थी। सोचने लग गई थी कि शायद दादी फिर से मम्मी से लड़ने जा रही हैं। लेकिन जो ही मैं मम्मी के कमरे के करीब पहुंची तो मम्मी की आवाज़ सुनकर मेरे कदमों तले से जान निकल कर रह गई थी। मैं चुपके से खड़े होकर दादी और मम्मी की बातें सुनने लग गई थी। मम्मी घबराई हुई आवाज़ में दादी से कह रही थी कि उन्हें नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा वैसा किया तो भगवान ना करे इस बात के बारे में मोहल्ले वाले को अगर भनक लग गई तो कोई मेरी बेटी के साथ शादी नहीं करेगा। मेरा क्या होगा, मेरा क्या धरा मेरी बच्ची के सामने आ जाएगा। कुछ पैसों के लिए मैं अपनी बच्ची का भविष्य दाव पर नहीं लगा सकती। मम्मी की बातें सुनकर मैं सोचने लग गई थी, आखिर दादी मम्मी को ऐसा कौन सा काम करने पर मजबूर कर रही थी जो वह करना नहीं चाहती थी। मैं अपना कान लगाए हुए दादी और मम्मी की बातें सुनते हुए सोच में गुम हो गई थी। दादी कब मेरे पास आ गई थी मुझे पता ही नहीं चला था। पहले तो दादी मुझे देखकर ठिठक कर रह गई थी और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुद को संभाला था और खुद मेरे पास आते ही मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी थी। वह मुझसे कहने लगी कि अब तुमने ये काम भी शुरू कर दिया है, तुम हमारी जासूसी करने लग गई हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई अपनी दादी और मम्मी की बातें सुनते हुए। एक तो तुम्हारी गज भर की लंबी जुबान और ऊपर से दूसरों की छुप करके बातें भी सुनना शुरू कर दिया है तुमने। दादी बोलते ही जा रही थी। मुझे लगा था शायद मम्मी का गुस्सा भी मुझ पर उतार रही थी। दादी मुझको कोसते हुए अपने कमरे में चली गई थी। मुझे लगा था शायद माँ का गुस्सा भी मुझ पर ही उतार रही थी। दादी मुझ पर चिल्लाते हुए कमरे में चली गई थी। उनके जाते ही जल्दी से मम्मी के कमरे में दाखिल हुई थी। मम्मी को इतना परेशान देखकर मैंने मम्मी से जल्दी से पूछा था आखिर दादी ने उनसे ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर वह इतना परेशान हो गई हैं। तो मम्मी ने मुझे भी बातें सुनाने के बजाय उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया था। मुझसे कहने लगी, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है इस तरह से चोरों की तरह कान लगाकर हमारी बातें सुनने की। क्या मैंने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है। आज पहली दफ़ा मम्मी ने मुझे डांटा था तो मम्मी की डांट सुनकर मुझे पापा की बहुत याद आई थी। मैं बहुत रोई थी। पापा की तस्वीर उठाकर मैंने रोते हुए दादी और मम्मी दोनों की ही शिकायत उनसे की थी और उनसे कहा था
पापा, दादी मुझे बहुत डांटती है। आज तो मम्मी ने भी मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। और फिर मैं रोते हुए चुप हो गई थी, क्योंकि मैं जानती थी इसमें मेरी मम्मी की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वह तो खुद हालात के हाथों मजबूर होकर। खैर, जो भी हुआ था, मैंने सब कुछ भूलकर मम्मी से माफ़ी मांग ली थी और उन सब से वादा भी कर लिया था मैं दोबारा ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं करूँगी। दिन बीतते जा रहे थे। दादी ने मम्मी से बात करना भी छोड़ दिया था। मम्मी सुबह होते ही लोगों के घरों में काम के लिए चली जाती थी और फिर शाम को घर आती थी। दादी ने अपना खाना अपने कमरे में ही मंगवा लेती थी। मम्मी ने कई दफ़ा दादी को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह तो किसी से मानने को तैयार नहीं थी। मम्मी दादी से कहती थी, माँ, मैं मजबूर हूँ, मैं एक बेटी की माँ हूँ। दुनिया वाले तो किसी भी गलती को पकड़ने को तैयार बैठे होते हैं। अगर उन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता चल गया तो मैं क्या करूँगी? अब आप खुद ही बताइए, भला आखिर ये सब कैसे कर सकती हूँ? लेकिन दादी के तेवर देखकर साफ लग रहा था, चाहे जो भी हो जाए, वह तो हर हाल में मम्मी को मनाकर ही दम लेंगी। दादी की नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई थी। मोहल्ले वाले के घरों में मम्मी काम करने जाती थी। उन्होंने ये कहकर काम से निकाल दिया था कि अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं। अब वह ठीक तरीके से घर का काम नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें काम करने के लिए किसी जवान लड़की की ज़रूरत है, जो भाग दौड़ कर घर के सारे काम आसानी से कर सके। मैंने मम्मी की बातें सुनकर मम्मी से कहा था, आप मुझे टालने की कोशिश मत कीजिए और सही सही बताइए, आखिर आपको हुआ क्या है? तो मेरी बात सुनकर मम्मी बोली थी, बेटा, जिन घरों में मैं काम करने जाया करती थी, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया है। तो मम्मी को यूँ परेशान होता हुआ देखकर मैंने मम्मी से कहा था, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ कोई और काम भी देख लूँगी। मम्मी जल्दी से बोली थी, नहीं, मैं तुम्हें यूँ काम की तलाश में दर बदर भटकने नहीं दूँगी। मैं खुद कुछ न कुछ कर लूँगी और कोई इंतज़ाम हो जाएगा। दादी, जो हमारे पास ही आकर बैठ गई थी और हमारी बातें सुनने लग गई थी, फिर मुझसे बोली थी कि जाओ अपनी माँ के लिए पानी लेकर आओ। मेरे जाते ही दादी ने मम्मी से फिर से खुफिया अंदाज में बातें करना शुरू कर दिया था और मेरे आते ही दोनों चुप होकर बैठ गई थी। उन दोनों को यूँ चुप होता हुआ देखकर मुझे दादी और मम्मी पर बहुत गुस्सा भी आया था। आखिर वो मुझे देखकर यूँ चुप क्यों हो जाती थी? और फिर सोच रही थी, आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है, वो मुझे नहीं बता रही। मम्मी और दादी को इस तरह बैठा हुआ देखकर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। 2 दिन हो चुके थे मम्मी को यूँ घर में बैठे हुए। ऐसा नहीं था इन 2 दिनों में मम्मी ने हर जगह पर जाकर काम ढूंढा था, बल्कि उन दिनों मम्मी सुबह होते ही काम की तलाश में निकल जाती थी और फिर शाम को ही बहुत ही मायूस होकर घर वापस आती थी, क्योंकि कोई भी मम्मी की उम्र देखकर उनको काम पर नहीं रखता था। ना सिलाई करवाने पर राज़ी होता था, ना ही कोई घर का काम देने को तैयार था। इस तरह के हालात देखकर अब मम्मी हर टाइम परेशान रहती थी, क्योंकि पहले तो हम 2 वक्त की रोटी भी खा लेते थे, लेकिन अब तो लगता था कि हम उससे भी जाएंगे। पहले तो दादी हर वक्त मम्मी से और मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन अब तो वह टाइम के साथ साथ बदल गई थी। वह जब भी मम्मी को अकेला और गम में बैठा हुआ देखती थी, तो जल्दी से उठकर मम्मी के पास जाकर बैठ जाती थी और उन्हें तसल्लियाँ देती थी और कहती थी, फ़िक्र ना करो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, अगर तुम मेरी बात मान लोगी। और मम्मी दादी की बात सुनकर परेशान हो जाती थी। अब तो हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे थे, तो घर की हालात देखकर और आने वाले वक्त से डर कर मम्मी ने आखिर दादी की बात मान ली थी और ऐसा काम करने के लिए राज़ी हो गई थी जो नहीं करना चाहती थी। अब दादी मुझे और मम्मी से बहुत प्यार करने लग गई थी और हमारा बहुत ख्याल भी रखती थी। अब बराबर पीछे कई दिनों से मम्मी मुझे रात को जल्दी खाना खिला देती थी और मुझसे कहती थी, तुम जल्दी से सो जाओ, मुझे अभी जाकर कपड़े सिलाई करने हैं। तो दादी मम्मी की बात सुनकर मम्मी से कहती थी, तुम परेशान क्यों हो रही हो अल्पना, तुम जाओ आराम से अपना काम करो, प्रिया की फ़िक्र मत करो, उसे इस काम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा, उसे मैं अपने साथ ही सुला लूँगी। तो मम्मी दादी की बात सुनकर चुपके से अपने कमरे में कपड़े सिलाई करने चली जाती थी। मम्मी को सिलाई का काम शुरू से ही आता था। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि हमारे घर के हालात काफ़ी अच्छे हो चुके थे। हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई थी। एक दिन मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। अचानक मम्मी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटा, अब तुम्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। अब तुम अपना सर इन बच्चों के साथ मत खपाया करो। तो मम्मी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। अब मम्मी का रोज़ का काम बन चुका था, मगर रोज़ रात को मम्मी मुझे जल्दी से खाना खिला देती थी और दादी के पास सुला देती थी और खुद रात भर सिलाई करती थी। सुबह को मम्मी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। मैं सोचती थी, मम्मी के पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं।
तो एक दिन शक के मारे मैंने खाने में नींद की दवाई मिला दी थी और खुद जाकर मम्मी की जगह बैठकर कपड़े सीने लग गई थी। अभी कुछ मिनट ही बीते थे कि कमरे में कोई दाखिल हुआ था, तो डर के मारे मैंने जैसे ही सामने देखा था तो मेरी नज़र एक हिजड़े पर पड़ी थी और मेरी तो डर के मारे चीख निकल गई थी। वह हिजड़ा मेरे पीछे खड़ा होकर मुझे चुप रहने के लिए कह रहा था। फिर थोड़ी ही देर के बाद मैंने खुद को संभाल कर उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। तो उस हिजड़े ने मुझसे कहा था, मैं तुम्हारी मम्मी से अपने और दूसरे हिजड़ों के कपड़े सिलवाया करता हूँ, क्योंकि हम तीसरे जिन्स के लोग हैं, सब हमसे नफरत करते हैं, जबकि इस सब में हमारी कोई गलती नहीं है। इस वजह से कोई भी हमारे कपड़े सीने को तैयार नहीं होता था। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी मम्मी के पास भी कुछ करने को नहीं है और उन्हें भी काम की ज़रूरत है, तो मैंने तुम्हारी दादी से बात की थी। वह हमारे कपड़े सिलाई कर दिया करती हैं, तो इसके बदले में हम उसको मुंह मांगी कीमत देना शुरू कर दी थी। ये काम करने के लिए तुम्हारी मम्मी राज़ी नहीं हो रही थी, लोगों से डर रही थी। अगर मोहल्ले में किसी को पता चल गया तो तुम्हारी मम्मी हिजड़ों के कपड़े सिलाई करती हैं, तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और तुम्हारी शादी में रुकावट आ जाएगी। फिर मैंने उनसे वादा किया था कि मैं रात के अंधेरे में ही आकर सिलाई के लिए कपड़े दे जाया करूँगी। इस तरह से किसी को भी इस बात की कानों कान खबर तक नहीं होगी। इस बात पर तुम्हारी मम्मी हमारे कपड़े सिलाई करने पर राज़ी हो गई थी। इस हिजड़े की बातें सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैंने अपनी मम्मी से अपनी शक करने पर थू किया था और इस हिजड़े ने मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आया था, जो उस हिजड़े का ठीक ठाक भाई था और बहुत ही हैंडसम था और उनसे अच्छी पढ़ाई की थी। वह एक इंजीनियर था, दुबई में किसी कंपनी में काम कर रहा था। पहले मेरी माँ और दादी ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया था, क्योंकि पहले वे दोनों ही डर रहे थे कहीं मेरा बच्चा ऐसा पैदा ना हो जाए जो हिजड़ा हो। उन्होंने इस हिजड़े से झगड़ा भी किया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए रिश्ता लाने की। तब वह हिजड़ा माफ़ी मांगने लगा। उनसे कहा कि कोई बात नहीं, बस मैंने तो आपको रिश्ता बताया था, आपको करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप मेरे लिए सिलाई का काम ज़रूर करते रहें। फिर एक दिन मुझे इस बात की भनक लग गई, पर मैंने माँ और दादी से ये बात नहीं बताया। फिर मैंने एक दिन खुद ही फैसला कर लिया कि मैं उसके भाई से मिल लेती हूँ। तब उस हिजड़े ने अपने भाई से मुझे मिलवाया और व्हाट्सएप पर बात करवाई। उसने कहा कि मुझे प्रिया बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब मैंने उस हिजड़े से वादा करवाया कि तुम इस बात को कभी भी मेरी दादी और माँ से मत बताना, ये तुम्हारा भाई है। मैं अपने दादी और माँ से यही कहूँगी, ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। और इसी तरह से मैंने माँ और दादी को उस लड़के से मिलवाया। मेरी माँ और दादी को वह बहुत पसंद आया और मेरी शादी उससे हो गई और मैं उसके 2 बच्चों की माँ भी हूँ। मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, नॉर्मल हैं। मैं सभी समाज से ये कहना चाहती हूँ, अगर किसी के घर में हिजड़े बच्चे या बेटियां हैं तो और उनके ठीक ठाक भाई बहनों से लोग शादी करने से कतराते हैं, कहीं मेरे बच्चे को ना हिजड़ा पैदा हो जाए। ऐसे सोच को समाज को निकाल कर फेंक देना चाहिए। और वह भी तो इंसान है, लोग उनसे रिश्ता लगाने में और उनके कपड़े सिलाई करने पर भी झिझकते हैं। मैं उन सभी सोच के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ऐसा सोच हिजड़ों के लिए ना रखे, उनकी फैमिलियों से भी शादी कर सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।